नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे नित्य निरंतर योगिक क्रियाओं की अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले काफी दिनों से हम त्रिदोषों में से एक दोष वात, उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसकी चर्चा करते हुए काफी सारे हमने वीडियोज बनाए हैं जो आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोज में हमने प्रयास किया है कि कौन सी आपने योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, कौन सी योगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कौन से आपने प्राणायाम करने चाहिए और उन प्राणायामों को भी किस गति से आपको करना चाहिए। तो यदि आप योग करते हुए इन बातों को जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी वात को संतुलन में रख पाएंगे। और जब वात की चर्चा करते हैं तो हमने प्रयास किया है इस चर्चा में कि आपको सारे योगिक क्रियाओं के अभ्यास और प्राणायाम बता दें, लेकिन योगिक क्रियाओं के और प्राणायाम के अभ्यासों के साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी भी बहुत जरूरी है। हम बार बार आपको ये कहते हैं कि हम इतना जानते हैं और मानते भी हैं कि बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये एक बात आपको बता दें कि हमारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है कि आप जाग जाएं। अगर आप अब नहीं जागेंगे तो आने वाला समय मैं ये कहती हूँ कि बहुत बेकार होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो आने वाले समय में आपकी देखभाल कौन करेगा। आप जाग जाएं, आप सचेत हो जाएं, अपने शरीर को ठीक रखें। और शरीर को ठीक रखने के लिए आपको अपने शरीर के ये जो तीन दोष हैं, ये त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ, सबसे पहले इनको समझना होगा, ये कैसे कैसे काम करते हैं और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे ये स्थित है। तो जब आप वात की चर्चा कर रहे हैं तो वात के बारे में थोड़ा विस्तार से आप जान लें। ये वात के बारे में हमारा पार्ट 1 है जानकारी देने के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले गहराई से ये जान लें कि जब वात दोष की बात कर रहे हैं तो वात दोष में जो ये हमारे पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों में से दो तत्व, एक आकाश और एक वायु, वात को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आकाश और वायु की बात आई हुई है तो आप ये देखें कि ये हल्के होते हैं, वायु चलायमान होती है। तो वात प्रकृति के जितने भी लोग आप देखेंगे कि उनका बोझ नहीं बढ़ता, चाहे वो कितना ही खा ले, वो हल्के होते हैं, हवा की तरह होते हैं, वो टिक नहीं सकते, उनमें संतुलन का अभाव रहता है, यानी कि स्थायित्व नहीं रहता। तो स्थायित्व लाने के लिए हमने आपको वीडियोज के माध्यम से बताया है कि आप एक्सरसाइज कैसे करें, यानी कि योग को कैसे करें, प्राणायाम को कैसे करें। छोटा सा एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब आप भुजंगासन कर रहे होते हैं तो भुजंगासन करते हुए आपने फास्ट नहीं करना इसको, आपने भुजंगासन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, यानी कि पीछे की तरफ बेंड करना है श्वास भरते हुए, और फिर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपने श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह आपने अपना भुजंगासन करना है, यानी कि वात प्रकृति वालों को जो पीछे बेंडिंग करने वाले अभ्यास हैं वो ज्यादा मात्रा में करने चाहिए। तो जब हवा की तरह बात आती है या हल्कापन की जो बात आती है तो आप इसे यूं समझें कि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लेके आ सकता है। जो वात प्रकृति के जो लोग हैं, वात दोष से जो प्रभावित हैं, उनमें दोनों प्रवृत्ति हो सकती हैं। क्या वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मकता की तरफ भी जा सकते हैं। यदि वो सकारात्मकता की तरफ जाएंगे तो आप देखे होंगे जितने भी योगी जन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, वो सारे चलायमान रहते हैं, क्योंकि उनका प्रयास रहता है कि और उनकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ जाए, उस उठे हुए चेतना के स्तर को लोगों को भी समझा सके, यानी लोगों की चेतना के स्तर को भी ऊंचा उठा सके। इसलिए वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं, अपना भी विकास चाहते हैं और औरों का भी विकास करना चाहते हैं। इसके विपरीत जब नकारात्मकता की बात आती है तो जितने भी चोर हैं या लुटेरे हैं या डाकू हैं, आप देखेंगे कि ये एक जगह नहीं ठहरते, इनको पकड़े जाने का डर रहता है, क्योंकि अगर ये एक जगह ठहर जाएंगे तो ये पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की भाई इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का प्रभाव रहता है। तो जब सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात आती है तो यदि आप वात के प्रभाव में हैं, यदि आप इसको समझ के आपको समझ आ गया कि मेरी वात की प्रकृति है, तो आप धीरे धीरे योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, धीरे धीरे आप प्राणायाम करें, आप ध्यान करें, आप अपना खान पान का ध्यान रखें, यानी कि जैसे कि जल्दी नहीं करनी आपने, अपने भोजन खाना तो स्लो भोजन खाना है, यदि आपने पानी पीना है तो स्लो पीना है, अगर आपने हवा भीतर लेनी है यानी प्राणायाम वगैरह करने हैं तो भी उनको भी स्लो ही करना है। तो धीरे धीरे आपका जो वात विकृत हो गया है या आपका वात का प्रभाव है
वो संतुलन में रहेगा और आप भी आनंद में रहेंगे। तो ये तो आपने पांचों जो महाभूत है उनके बारे में जाना, क्योंकि पांचों महाभूत हमारे तीनों जो दोष हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो का तो हमने वात के साथ जोड़ के बताया, बाकी का हम बाद में जब दूसरे दोषों की बात करेंगे तब आपको बताएंगे, और पंच महाभूत पर हम अलग से भी आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो अब फिर वात की बात चल रही है, तो वात के 5 उपदोष होते हैं। इन 5 उपदोषों को भी आपने जानना है कि आपके ये 5 उपदोष कहाँ पर स्थित होते हैं। 5 उपदोषों की जब बात कर रहे हैं तो आपका जो एक प्राण, सबसे पहले नंबर 1 प्राण जो कि आपके सिर में स्थित होता है, उसके बाद में फिर आपकी उदान वायु, उसके बाद में व्यान वायु, और फिर आपकी समान वायु, लास्ट में अपान वायु आती है जो कि आपके नीचे के पैल्विक हिस्सा में मौजूद रहती है। तो ये जो 5 उपदोष हैं ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में स्थित होते हैं और अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यदि आप इन 5 को समझ लेंगे तो आपको वात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके लिए आज हमने एक जो ये पार्ट 1 बनाया है आपको थोड़ा सा आगे ले चलने के लिए, इसके लिए जो पार्ट 2 का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको कंप्लीट विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या आपने नहीं खाना है, कैसे आपने जीवन शैली अपनानी है, कैसे अपने जीवन में ठहराव लेके आना है। यानी कि जब वात की बात करते हैं तो जीवन में संयम लाना बहुत जरूरी है। यानी कि यदि आप जीवन में ठहराव लेके आएंगे, जीवन शैली को सुधार लेंगे, अपना जो नियमित जीवन है उसको ठीक कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका वात ठीक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।